अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही अहम तरीन गुफ्तगू के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इसके एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए और सूरत हाल क्या होती जा रही है, किस कदर हालात दगरगू होते जा रहे हैं, इस पर भी तवज्जो कीजिए। और मैं आपसे ये भी ख्वाहिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जो बात मैं अब करने जा रहा हूँ इसको जानना हर मुसलमान का हक है, बिलखसूस उन मुसलमानों का जो मुसलमानों के मिली इदारों से, दीनी इदारों से जुड़े हुए हैं और इन इदारों के तहत औकाफी इजाजतें हैं, उनको सुनना बहुत जरूरी है कि किस तरह औकाफी इजाजतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, औकाफी इजाजतों को लूटा जा रहा है और औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो क़वानीन नाफिज किए गए हैं उसकी किस तरह जो सो धज्जियां बिखेरी जा रही है, किस तरह से इन खामियों को, इनके कानूनी खामियों को इस्तेमाल करते हुए फायदा उठाया जा रहा है। तो इस ताल्लुक से मैं वो कोशिश करूंगा मुझ तक जितनी मालूमात पहुंची है मैं आप तक पहुंचाऊं, आपको इसे आगाह करूं। तो चलिए बात शुरू करते हैं, लेकिन मेरी दरखास्त अपनी जगह बराबर है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मुकम्मल सुनिए। हो सकता है कि ये वीडियो बहुत तवील होगा और शायद आपको सुनना पसंद नहीं आएगा, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी दरखास्त अपनी जगह बरकरार है कि इसको आप आखिर तक जरूर सुने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जज़ाकल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं औकाफी जायदादों का, औकाफी जायदादों के ताल्लुक से क़वानीन का और उसकी जो हो रही है धांधलियां, उस ताल्लुक से भी हम बात करेंगे और हमको कहाँ किस हद तक नुकसान हो रहा है और होता जा रहा है और होता रहेगा, इस ताल्लुक से भी बात करेंगे। क्योंकि अब एक नया कानून वक्त तरमीमी बिल जो अब कानून बन चुका है 2025 में हमारे सर पर मुसल्लत है, जिसको उम्मीद का नाम दिया गया है। इस उम्मीद पोर्टल ने मुसलमानों में नाउमीदी पैदा कर दी है, एक मायूसी की कैफियत है, लेकिन अभी मामला अदालत में ज़ेर दौरा है। हमने तरमीमात के लिए दरखास्तें दाखिल की है। हो सकता है कि तरमीमात आए और सुप्रीम कोर्ट उसको कबूल करे और हो सकता है इस कानून में जो सो हमको कुछ छूट मिल सके, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कानून की खामियां हैं अपनी जगह बरकरार है। तो आइए बात करते हैं इस कानून की जो 1954 में वक्फ के इंदराज के लिए इस्तेमाल किया गया था। 1954 में वक्फ की जो सो जायदादें जितनी भी जो सो दर्ज थी वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में थी। उस वक्त वक्फ गज़ीट का कोई तस्वुर नहीं था। वक्फ गज़ीट के लिए 1963 से लेके 1973 के दरमियान सर्वे करवाया गया। एक जो सो जामे सर्वे के बाद इन औकाफी जायदादों को वक्फ गज़ीट में शामिल किया गया और जिसका मरहला था 1963 से चलता हुआ 1973 पर खत्म हुआ और इसके बाद गज़ीट तरतीब दी गई, जिसके बाद औकाफी जायदादों को रेवेन्यू रिकॉर्ड में रहते पर भी एक अलग से मुरतब कर लिया गया ताकि औकाफी जायदादों की आसानी के साथ निशानदेही हो सके। तो बहरहाल ये कानून जारी रहा। इसी दरमियान हमारी रियासत आंध्र प्रदेश, साबिक़ा रियासत जो कि अब तकसीम होकर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, उसमें भी जो सो इस गज़ीट के इंदराज के लिए सर्वे हुआ, औकाफी जायदादों को अलहदा किया गया, उसको गज़ीट में शामिल किया गया और गज़ीट जो सो तैयार हो गई। लेकिन इस दरमियान एक ऐसा मामला सामने आया कि सर्वे और जायदादों को अलग करने और गज़ीट में इंदराज करने के लिए जो फंड मुख्तस किया गया था वो फंड खत्म हो गया। मैं रियासत आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बिलखसूस फंड खत्म हो गया। उसके बाद 3 अजला का काम बाकी रह गया था और सर्वे की टीम ने जो जिम्मेदारान थे उन्होंने हुकूमत वक्त को लीडर लिखा, जिसमें इस बात का मुतालबा किया गया कि आप जो वक्त हमको दिए थे वो वक्त की मुद्दत पूरी हो गई और हम रिकॉर्ड को जो सो मुरतब नहीं कर पाए, क्योंकि जो उसमें हुकूमती ताउन का जो मामला था हमको नहीं मिल सका। इसलिए मालिया जो है वक्त के साथ साथ जो सो महंगाई में इजाफे के बाइस जल्दी खत्म होगा। लिहाजा मजीद 3 अजला के कामों को तरतीब देने के लिए, वक्त गज़ीट को मुरतब करने के लिए फंड जारी किया जाए। तो इसमें लितोलाल का मुजाहरा हुआ, काफी टहल बटोल के बाद जो सो फंड जारी किए गए। इस तरह फिर दोबारा इन 3 अजला का काम शुरू हुआ। वही अजला के नाम लेता हूँ मैं आपके सामने। एक है निजामाबाद और दूसरा है मेदक और तीसरा है महबूबनगर। इन 3 अजला का काम पेंडिंग में रह गया था। उसके बाद में जब हुकूमत ने फंड जारी किया तो बड़ी तेज रफ्तारी के साथ सर्वे करवाया गया और 2002 में इन 3 अजला को गज़ीट में शामिल कर लिया गया। आप कहेंगे कि भाई बोल तो बेहतरीन काम हो गया है 2002 में,
ये जायदादें गजट में शामिल हो चुकी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 1954 का जो एक्ट था लैंड के ताल्लुक से, जो रेवेन्यू का जो कानून था, उसमें 1995 में तरमीम और तब्दीली की गई, कुछ नए कानून वज़ा किए गए, कुछ नई दिफात को शामिल किया गया। इस तरह 1954 का जो कानून था तकरीबन मुंजमद होकर रह गया था। जरूरत के टाइम पर उसको इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन उसको खतयत के साथ काबिल कबूल नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारी तरमीमात होकर 1995 में नया एक्ट सामने लाया गया था, जो लैंड एक्सप्रेशन एक्ट भी हो सकता है और दूसरे भी जो मामला इससे जुड़े हुए हैं। तो 1955 एक्ट जब आ चुका था, लेकिन जब ये 3 अजला की जो गजट वक्फ गजट तैयार की गई, तो उसमें 1995 के नए एक्ट को जो मद्देनजर नहीं रखा गया, बल्कि 1954 के कानून के तहत उसको जो हवाला जात देते हुए तरतीब दिया गया, जिसकी वजह से 3 अजला की गजट मशकूक बन गई। मैं ज्यादा वजाहत के साथ बात नहीं करूंगा, क्योंकि वक्त तवील हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो छोटी सी बात ये समझ लीजिए कि जो थोड़ी सी जो खामी ये जानबूझकर की गई या अनजाने में हो गई ओहदेदारान से, कि 1995 का नया एक्ट मौजूद रहने के बावजूद भी 1954 के एक्ट के तहत इस गजट को तरतीब दिया गया, जिसकी वजह से बहुत से कानून टकराव का सबब बन गए। बहुत से कानून में जो टकराव की सूरत पैदा हो गई, और इन खामियों का फायदा उठाते हुए कुछ अनासिर ऐसे हैं जो औकाफी जायदादों पर कब्जे कर रहे हैं, उसके जाली पट्टे बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर वक्त की जो जायदादें होती है, कोई इदारा है या कोई दरगाह है, कोई मदरसा है, तो उसके तहत जो सूद दी जाती है, तो वहाँ पर जो जिम्मेदार होता है, जिसको मुतवल्ली कहा जा सकता है, सज्जादा नशीन कहा सकता है, निगरान कार कहा जा सकता है, तो उसके हवाले की जाती है। तो उसके लिए 2 शरायत होते हैं, एक तो मदद माश, दूसरा मशरूतुल खिदमत। मदद माश में मामला ऐसा होता है जो इनाम दिया जाता है उसको, जो उससे वो अपना गुजारा कर सकता है, अपने अयाल को जो लेके चल सकता है, वो जमीन उसके तसर्रुफ में रह सकती है। लेकिन जहाँ मशरूतुल खिदमत का मामला है, जितने दिन वो खिदमत पर मामूर रहेगा, वो जमीन उसके तसर्रुफ में रहेगी, जैसे वो खिदमत से हटेगा उसका मामला खत्म हो जाएगा। तो बहरहाल जो ये कानून चल रहा था, लेकिन इस दरमियान फिर एक अमेंडमेंट लाया गया। जो इनामी जमीन थी, वहाँ पर इनामदारी ये कर रहे थे कि जो गैर महसूस तरीके से रेवेन्यू के रिकॉर्ड में जाके पानी में अपना नाम चढ़ा दे रहे थे, इदारे का नाम हटा दे रहे थे, इस तरह वो उनकी जाती मिलकत बन जाए। मिसाल के तौर पे जो एक इदारा है अवाम टीवी, अवाम टीवी के जो तहत में जो एक इनामी जमीन दी गई, एक 2 एकड़, तो वहाँ पर जो उसके जिम्मेदार की हैसियत से नाम दिया गया मोहम्मद नईम खमर। तो मोहम्मद नईम खमर का काम ये है कि वो 2 एकड़ अराजी जो है उससे इस्तेफादा करे, उसको अपने तसर्रुफ में लाए, या वो काश्त करे, या बिल्डिंग बनाए, या कुछ भी करे, लेकिन मिल्कियत वक्फ बोर्ड की रहेगी, लेकिन उसका जो माले आते रहेगा वो इस्तेमाल करेगा और कुछ वक्फ फंड जमा करेगा। तो ये सूरत हाल इसकी थी। लेकिन नईम खमर ने क्या किया, गैर महसूस तरीके से थोड़ा वक्त गुजरने के बाद, शायद हो सकता है ओहदेदारों की मिली भगत के साथ हो, या फिर जो अपने तरफ में गैर महसूस तरीके से अवाम टीवी का नाम हटा के नईम खमर अपना नाम चढ़ा दे रहा है पानी में, कासरा में। तो अगर वो आहिस्ता आहिस्ता हो क्या मिल्कियत औकाफ की मिल्कियत से हट के नईम खमर की जाती मिल्कियत बन गई। अब फिर एक अरसे के बाद नईम खमर की मिल्कियत उसकी विरासत में मुंतकिल हो गई, उसके बच्चों को मुंतकिल हो गई। तो मामला क्या होगा, वहाँ पर जो मिल्कियत के दावेदार होंगे, भाई बताओ कासरा में कहा था, पानी में कहा था, क्या था। लेकिन जो मामले तो इनामी जमीन में नाम बाज़ाब्ता चढ़ जा रहा था कि जो नईम खमर इसका जो इनामदार है, तो जब इनामदार होगा तो मैं जो पट्टे को अपने नाम पे तब्दील कर लिया। पहले से बहुत से धालियां होते रहे और हो रहे हैं। तो बाद में जो क्या होगा कि तय कर लिया गया कि अब इनामी जमीन नईम खमर के नाम पे नहीं दी जाएगी, इनामदार के नाम पे नहीं दी जाएगी, बल्कि वो जमीन अवाम टीवी इदारे के नाम पे मखसूस कर दी जाएगी। अब बात समझ में आ गई होगी आपको आसानी से। तो जब इदारे के नाम पे होगा तो मैं उसको छीन भी नहीं सकता। लेकिन 1954 का जो एक्ट है, इनामी एक्ट, उसका फायदा अभी भी उठाया जा रहा है। उसकी आड़ में फिर अराजियों पे कब्जे किए जा रहे हैं। ये झोल हमारे 3 अजला में मौजूद है, ये झोल का फायदा उठाया जा रहा है 3 अजला। अभी मेरे सामने एक नया मामला सामने आया है। नजरुल्लाबाद मंडल जो बांसवाड़ा हल्का असम्बली के हुदूद में आता है, नजरुल्लाबाद मंडल के मौजे दुड़की में करीब 62 एकड़ लैंड है, जिसमें से 5 एकड़ से कुछ जायद ड्राई लैंड है और करीब 54 एकड़ के 54 एकड़ से जायद तरी लैंड है। ये अराजी पर कब्जे हो रहे हैं। अब कब्जे करने वाले लोग इन अराजियों को अपने नाम पर मुंतकिल भी करवा रहे हैं। इसके पट्टे भी जारी किए जा रहे हैं। मेरे पास उसके 2 पट्टियों के कापियां आए हुए हैं मेरे पास, इस वक्त पर मेरे पास मौजूद है। 2 जो पट्टेदार अपने नाम पे ले लिए हैं। अब ये मामले क्यों हो रहे हैं, इसमें किसकी गलती है, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इसके मेरे पास कापियां आए हुए हैं और बाज़ाब्ता पट्टे जारी किए गए हैं। अगर हम 1954 के एक्ट को नजर में रखें और ये जो नए पट्टेजात जो जारी किए गए हैं,
तो जारी करने वाले कानून की सरासर खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और जो पट्टे हासिल करने वाले हैं वो धोखाधड़ी के मुर्तकिब हो रहे हैं। लेकिन इस बात को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, वह एक अलग बहस है। लेकिन आपको यहाँ बता दूं कि वौकाफी जायदाद जो एक बार किसी रेवन्यू के रिकॉर्ड में 1954 या उससे पहले से मौजूद हो, उसमें किसी किस्म की धांधली नहीं की जा सकती, क्योंकि 1952 का एक अतियात इंक्वायरीज एक्ट है। अतियात इंक्वायरीज एक्ट 1952 के तहत या फिर इनाम अबलिशन तरमीमी एक्ट नंबर 1994 के तहत औकाफ की भी अराजी को न तो बेचा जा सकता है, न तो किसी के नाम पर मुंतकिल किया जा सकता है, न इसके पट्टे बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पुराने रिकॉर्ड को देखे बगैर किसी लिंक के पट्टे जारी किए जा रहे हैं। उसके पट्टों के कापियां यहाँ मेरे पास मौजूद है। ये पट्टे किस तरह जारी किए गए हैं, किस बुनियाद पे जारी किए गए हैं, ये पट्टे जारी करने का इस्तेखाक अहदेदारों को किसने दिया है, ये बहुत बड़ा सवाल उठ के आ रहा है। ऐसी ही सूरत हाल हमारे कलवी मंडलों में नंदीपेट है, रंजल है और ऐसे बहुत से मंडलों में जहाँ जो सो मैं समझ लूँ कि सबो एकड़ लैंड है औकाफ बोर्ड की, जिसका रिकॉर्ड मैंने मंगवाया। बहुत जल्दी मेरे पास वो रिकॉर्ड आ जाएगा और मैं उसके बाद फिर तफसीली बात करूंगा। बहुत से कवानीन के ताल्लुक से अभी मैं मुताला कर रहा हूँ, तफसीली जो सो बात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन फिलहाल नसरुल्लाबाद मंडल के मौजे दुर्की की जो अराजी है वो कीमती अराजी है, वक्फ बोर्ड की अराजी है। 63 एकड़ लैंड है, जिसमें से तकरीबन अराजी पर कब्जे हो रहे हैं और कई के जो पट्टे जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर अब सवाल उठता है कि हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे। इसके लिए एक रास्ता है मेरे पास। ये न देखिए कि जो सो अब वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड ही कार्रवाई करना है, ऐसा कुछ नहीं। वक्फ एक्ट के तहत उसमें गुंजाइश ये मौजूद है कि वक्फ बोर्ड अगर खामोश बैठता है तो हम अदालत से रुजू हो सकते हैं। औकाफी जायदादों के लिए हम कानूनी जंग लड़ सकते हैं। आम आदमी के हैसियत से, एक आम मुसलमान की हैसियत से हम कानूनी जंग लड़ सकते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड कोई मालिक नहीं है, न उसको मुकम्मल इस्तेकाक है। वो एक सिर्फ निगरान का इदारा है, जिसकी जिम्मेदारी है औकाफी जायदादों की सियानत और तहफ्फुज के इक़दाम करे। जब ये इदारा धोखाधड़ी, लूटमार या मिलीभगत का मुजाहरा करता है तो आम मुसलमानों को यह हक हासिल है कि उस जायदाद के ताल्लुक से कानूनी लड़ाई लड़े, मुकम्मल जद्दोजहद करे, जिस हद तक की वो ताकत रखता है। तो सवाल कीजिए आरटीआई के जरिए, सवाल कीजिए अदालती कार्रवाई के जरिए कि ये जो जमीन है इसका जो सो लिंक कहाँ तक जाके मिलता है। अब ये जो पट्टे जारी किए गए हैं, ये पट्टे किस बुनियाद पर जारी किए गए हैं, इसका कानूनी मौक़िफ़ क्या है, और ये पट्टों के लिए जो जमीन दी गई है उसमें मालिक कौन है? क्या महकमा रेवन्यू है, महकमा आबपाशी है, या औकाफ बोर्ड है, या फिर हिंदू एंडोमेंट है? मतलब कौन है असल मालिक? तो आप जब पीछे चले जाएंगे थोड़ा, कहीं नहीं कहीं इस जमीन की लिंक मिल जाएगी। चाहे हो सकता सर्वे नंबर चेंज हुए हो, शिवार चेंज हुआ हो, लेकिन जमीन अपनी जगह मौजूद है जहाँ से चैन पकड़ी जाती है, यानी कि जो उसको निशान इम्तियाज माना जाता है, निशान इम्तियाज माना जाता है, जहाँ से चैन पकड़ी जाती है, यानी कि जो लैंडमार्क कहा जा सकता है उसको, जिसको लैंडमार्क भी कहा जा सकता है। वहां से जहाँ से पहले शुरुआत की जाती है वही पहचाने, और पहचान अपनी जगह बरकरार है, लैंड अपनी जगह बरकरार है, तो उस पर काम किया जा सकता है और काम करना चाहिए, जानना चाहिए और सवाल करना चाहिए कि जमीन अगर पट्टे दिए जा रहे हैं तो किस बुनियाद पर दिए जा रहे हैं, और इस पट्टों को जारी करने का हमारे ओहदेदारों को क्या हक है, ये सवाल लाजमी है। इसके लिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप लोग उठे, मुमकिन हद तक अगर आप सिंगल तौर पर नहीं कर सकते तो अफरादी खुआ जमा कीजिए, कुछ अब आपको अपने साथ जोड़िए, कानूनी कशाकश का सहारा लीजिए, तो ओहदेदारों से आरटीआई के जरिए हो या फिर अदालत के जरिए सवाल जरूर करें कि वह पट्टा आप जारी कर रहे हैं तो इस माली अराजी का मालिक कौन है, और अगर वक्फ बोर्ड मालिक है तो फिर आपको पट्टे जारी करने का हक किसने दिया, ये सवाल बहुत जरूरी है। अगर हम इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो हम इन जमीनों को बचा सकते हैं। कोशिश कीजिए, बाकी मामला अल्लाह के इख्तियार में है। तो अभी ये जद्दोजहद उससे पहले करनी है जब अदालत का फैसला आ जाए। अदालत का फैसला क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, उसके ताल्लुक से फिर तफसीली बात करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।